नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए, हम लोग डेली निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लेकर आए हैं वो क्या लेकर आए हैं, अधिगम के सिद्धांत का एमसीक्यू श्रृंखला लेकर आए हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये छात्रावास अधीक्षक के लिए महत्वपूर्ण है और शिक्षक भर्ती और सीजी टेट और सी टेट, ध्यान में रखिएगा, जो कोई भी सीजी टेट और सी टेट का एग्जाम देने वाले आगामी समय में उनके लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। और याद रखना है आपको, ये ऐसा टॉपिक है जहां से आज तक है ना, आज तक हमेशा प्रश्न पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और बड़ी सुगमता के साथ मेरे साथ जुड़कर रहिएगा। बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर कराया जाएगा और क्वेश्चन को है ना आसान भाषाओं में सरल करने का, रूपांतरण करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो ये संस्था दर्शन एकेडमी आपकी सेवा में बिल्कुल हमेशा बना रहेगा। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी है ना दया माया को रखना है ना। जेमेन में आप मन बिल्कुल हमला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो। तो चलो आज के श्रृंखला हम बिल्कुल चालू करते हैं। टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, वहां से कैसे कैसे है ना कौन कौन से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो स्क्रीन पे है पहला प्रश्न, है ना। अल्बर्ट बांडुरा जी है ना, द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को, है ना, किस अधिगम के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेगा, बांडुरा जी ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है तो वो कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, है ना, तो है ना ये है बांडुरा, ये है क्या, सामाजिक। तो याद रख लेना समान बंड, है ना, समान बांडू, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बनाकर बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लीजिएगा बासा ट्रिक बना लीजिए, बा का मतलब बांडुरा और सा का मतलब सामाजिक अधिगम। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेगा, है ना, समाज में लोग कैसे करते हैं, बसते हैं, तो बांडुरा ऐसे ध्यान में रखेगा। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत जो दिया है वो है कोहलर महोदय। किसने दिया है, कोहलर महोदय के द्वारा ये अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। और चिन्ह अधिगम, जिसे हम अव्यक्त अधिगम भी बोलते हैं, चिन्ह अधिगम को क्या बोलते हैं, अव्यक्त अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। और ये चिन्ह अधिगम को, है ना, और है ना देने वाले, इसके प्रवर्तक कौन है, तो टॉलमेन महोदय हैं। कौन है, टॉलमेन महोदय। तो याद रखना, लोग है ना चिन्ह को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं, चिन्ह को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, अव्यक्त के नाम से भी जाना जाता है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में ये बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण रहता है ना, इससे रिलेटेड। या कभी कभी इसी को क्या बोल देते हैं, साइन लर्निंग, साइन, है ना, याद रखेगा, या इसी को क्या कह देते हैं, साइन लर्निंग के नाम से भी कह देते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखेगा। और हमारे इस प्रश्न का जवाब क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कभी भी ऐसे प्रश्न आता है तो नहीं को बिल्कुल अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो पावलोव जी का संबंध बिल्कुल, है ना, एसआर थ्योरी से है। पावलोव जी का संबंध किससे है, एसआर थ्योरी से। स्केनर जी ने जो थ्योरी दिया है उसमें उन्होंने थ्योरी को आरएस थ्योरी कहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। थार्नाडाइक का भी संबंध किससे है, एसआर थ्योरी से है। इसका मतलब होता है उद्दीपक व अभिक्रिया, उद्दीपक व अभिक्रिया, है ना, ध्यान में रखिएगा। एस का मतलब होता है स्टिमुलस, और स्टिमुलस को कहते हैं क्या, स्टिमुलस को क्या कहते हैं, तो स्टिमुलस का मतलब होता है, ये मैं लिख देता हूं अंग्रेजी में, स्टिमुलस। ठीक है, इसको कहते हैं उद्दीपक। और रिस्पॉन्ड को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो किन्होंने अधिगम में उद्दीपक अभिक्रम, है ना, अभिक्रिया से अधिगम को समझाने का प्रयास किया है, तो वो कौन कौन है, पावलोव है, स्केनर जी है और थार्नाडाइक महोदय है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न से देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रूनर ने इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नाडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसी को कहते हैं क्या, इसी का हिंदी नाम है क्या, कभी कभी दोस्तों हिंदी नाम में आता है, कभी इंग्लिश नाम में आ जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो याद रखेगा, इन्होंने सिद्धांत दिया था, किताब लिखा था जिसका नाम है क्या, शैक्षिक मनोविज्ञान। और इसमें इन्होंने क्या बताए थे, नियम बताए थे। इन्होंने अधिगम के क्या बताए थे, नियम बताए थे। तो ध्यान में रखेगा, अधिगम के नियम याद रखना है मित्रों, है ना। थार्नाडाइक महोदय ने इस किताब में क्या बताया है, अधिगम के नियम बताए हैं, जिसमें टोटल 8 नियम है। और 8 में से जो 3 नियम है वो क्या है, मुख्य नियम बताए गए हैं। और जो अन्य नियम
है ना, वो गौण नियम कहलाते। जो 5 नियम है वो क्या है, गौण नियम है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो कितने गौण नियम, 5। कितने मुख्य नियम, 3। किसने बताया, थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इसके सिद्धांत का नाम क्या है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इन्होंने एक किताब लिखा है शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें इन्होंने दिया है। और वो 3 कौन कौन से हैं, तो याद रखेगा, तत्परता या तैयारी, तत्परता या तैयारी का अहम नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये 3 उनके क्या है, मुख्य नियम है, इसे ध्यान में रखेगा। यहां से बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल याद रखना है। सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इन्होंने बहुप्रतिक्रिया का जो नियम दिया है, ये कैसा नियम है, तो ये एक गौण नियम है। और कितने गौण नियम बताए इन्होंने, 5 गौण नियम बताए हैं। मैंने पूरे क्लास में इसके बारे में जानकारी दे दिया था कि 5 गौण नियम कौन कौन से हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम है, याद रखिएगा, व्यवहार के प्रभाव का परिणाम, है ना। तो व्यवहार में अगर क्या आता है, परिवर्तन आता है, उसका प्रभाव आता है, तो उसे कहते हम क्या, क्रिया प्रसूत का अनुबंध। क्या कहते हैं उसे, क्रिया प्रसूत अनुबंध कहते हैं। और इसी को बोला जाता है व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत को व्यवहार का सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों ध्यान में रखेगा। और ये सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर महोदय ने दिया। ये सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर महोदय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, इसे ध्यान में रखेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है। देखिए, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया, ये मैंने क्लास में बताया था, इस शब्द को ध्यान में रखना है। सीखना क्या है, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, रिइंफोर्समेंट करता है, प्रक्रिया करता है ना। और उसी को हल ने अपने, है ना, किसमें बताया है, प्रबलन के सिद्धांत में इसके बारे में बताया। तो ध्यान में रखेगा, ये सिद्धांत कौन सा है, प्रबलन का सिद्धांत है। इस बात को ध्यान में रखेगा, ये किनका है, हल्क जी का सिद्धांत है। तो एग्जाम में बिल्कुल यहां से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिकारों के 3 मुख्य नियमों में से निम्न में से कौन सा नियम नहीं है। अभी तो मैंने बताया अभ्यास है, तत्परता है, प्रभाव है। कौन सा नहीं है, संबंधित परिवर्तन का नियम नहीं है। तो कई बार से यहां से प्रश्न बने हैं, ध्यान में रखना है। थॉर्नडाइक के अधिकार नियम है ना, थॉर्नडाइक के अधिकार नियम है। तो सभी के सभी क्या है, इन्हीं के नियम है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, है ना, ये डेट आपको याद रखना है, 8 से 11 मार्च, 8 से 11 मार्च के बीच में, है ना, सुबह 9:30 बजे तक हमारा एक, है ना, कोर्स चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ टीटी और शिक्षक भर्ती के क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए क्लास संचालित किए जा रहे हैं। और ये सभी क्लास, है ना, ऑनलाइन माध्यम और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें महाशिवरात्रि भोले बाबा की कृपा से सबका आशीर्वाद उन पर बना रहे और सबका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। तो भोले बाबा जी के नाम से यह सुविधा आप लोगों को प्रदान किया जा रहा है। कई कुछ लोग पढ़ाई से दूर हो जा रहे हैं, तो उनके लिए 50% का विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, 11 तारीख के सुबह 9:30 बजे तक यह, है ना, विशेष छूट रहेगा, जिसमें हम लोग आप लोग को एमसीक्यू सीरीज भी कराएंगे, है ना, प्रॉपर क्लासेस दिलाएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंटेंट भी आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र 50% डिस्काउंट के साथ हमारे कोर्स से जुड़िएगा। और ये बिल्कुल आपको हमारे, है ना, प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में हमारा एक एप्लीकेशन है, दर्शन एकेडमी एप्लीकेशन, दर्शन एकेडमी ऐप आप लिखेंगे तो आपको वो ऐप मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करिएगा। उसमें इंस्टॉल करने के बाद शिक्षक भर्ती, छात्रावास, छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी कोर्स आपको दिखने लग जाएंगे। और उसमें 50% की महा ऑफर का प्रावधान किया गया है। कब तक, 11 तारीख के सुबह 9:30 बजे तक। जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूल और प्रयत्न सिद्धांत, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया था। तो ध्यान में रखिएगा, भूल व प्रयत्न, इसके लिए थॉर्नडाइक महोदय ने किसका प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर इसका प्रयोग किया था। मैंने बताया था बिल्ली कैसा था, सफेद रंग का बिल्ली था, और वो क्या था, चूहा था, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सॉरी, बिल्ली था और एक
बिल्ली को किसमें बंद कर दिया गया था, पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया गया था, और वहां उसके सामने है ना, उसके सामने भोजन के लिए क्या रखा गया था, तो मछली रखा गया था जो मृत मछली था। तो इस पर इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने भूल व प्रयत्न के सिद्धांत है ना, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं है ना, उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? खेल कूद प्रतियोगिता के अंदर है ना, तो उन्होंने खेल कूद के बारे में उतना नहीं बताया, आदत के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया। उन्होंने सबसे जो महत्व दिया है, अभ्यास करने से पुनरावृत्ति के अंदर की बात किया है, है ना, पुनरावृत्ति जो होती है, बार बार अभ्यास करते हैं, उससे अधिगम बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये उन्होंने ये चीजें बताया, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता का अंतरण, अधिगम अंतरण। तो इन्होंने बोला है अगर हम किसी चीज को अभ्यास करते हैं तो उसे लर्न करते हैं, और अभ्यास उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से उसका क्या होता है, प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है ना। इन्होंने बताया है अनुरूप तत्वों के सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी अधिगम है ना, किसी भी अधिगम को क्या करते हैं, सीखते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो हम लोग देखेंगे जैसे क्या होता है, आप लोग देखते होंगे जैसे सिंपल सी बात है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या आपका काम खत्म हो गया तो आप क्या बोलते हैं, ओके। और ये आज से चल रहा है क्या, नहीं, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये संकेत, इंडिकेशन या साइन जिसे हम कहते हैं, तो ये हमने पहले के लोगों से सीखा, आज भी लोग इसको अपनाते जा रहे हैं, और यही परंपरागत रूप से क्या बन गया है, इंडिकेशन बन गया है। तो ये क्या कहलाता है, पारंपरिक अनुकूलन के अंतर्गत ये सीखा जाता है। कौन सा सीखना दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, संकेत जो सीखना होता है वो कैसा होता है, पारंपरिक अनुकूलन के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान में रखिएगा, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इसे ध्यान में रखना है। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है। बिल्कुल सही, जब कोई भी व्यक्ति अधिगम करता है, सीखता है, तो अभ्यास से उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है, और वो सीखने लग जाता है। दूसरा देखते हैं, सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, कंपैरेटिवली ये क्या होता है, स्टेबल होता है। सिंपल सी बात है, अगर एक बार मैं अनार के आ सीख गया तो मैं तो पूरा जीवन भर अनार के ही सीखा रहूंगा ना, ऐसा तो नहीं कि अस्थायी हो जाएगा, कल के डेट में भूल जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है ना, व्यवहार में अगर कोई चीजें आ गया है तो वो स्थायी हो जाता है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। बिल्कुल सही, परिवर्तन व्यक्ति के आंतरिक रूप से भी परिवर्तन हो सकता है और बाह्य रूप से भी परिवर्तन हो सकता है। अगर हम कोई कार्य को सीख रहे हैं तो जैसे आपने अच्छी अच्छी चीजें सीखी है तो आप अंदर से प्रफुल्लित भी होंगे और बाहर से उसकी खुशियां भी आपके चेहरे पर दिखाई देंगी। तो इस प्रकार के परिवर्तन बिल्कुल देखे जाते हैं। तो ये सभी क्या है, सही है ना, अधिगम के संबंध में। अगला देखते हैं, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया था। तो ये हमने बात किया था, सीखने के बारे में सबसे पहले किसने कहा था। तो मैंने क्लास के पहले दिन ही बताया था दोस्तों, है ना, थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने को, अधिगम का परिभाषित सबसे पहले दिया है। या कभी कभी बोला जाता है प्रथम शैक्षिक अधिगम के जनक कौन है। ध्यान में रखिएगा, प्रथम शैक्षिक अधिगम, अगर ये इसी को दूसरे रूप में ये लिखते हैं ना, प्रथम शैक्षिक अधिगम के जनक कौन है या किसने इसका प्रतिपादन किया है, कौन कहलाते हैं, तो उनका नाम क्या है, थॉर्नडाइक महोदय है। और थॉर्नडाइक महोदय ने क्या सिद्धांत दिया था, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगर आप बात करेंगे पावलोव जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो याद रखिएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है इन्होंने। कौन सा सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को और क्या बोल देते हैं, है ना, अनुकूलन। इसी को क्या कह देते हैं, अनुकूलन या अन अनुकूलन का सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, अनुकूलन या
अनुकूलन का सिद्धांत भी इसी को कह देते हैं, पावलोव जी ने जो दिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्किनर महोदय ने अधिगम से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया हुआ है ना, जिसे अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, एक होता है रिस्पॉन्ड, एक होता है ऑपरेंड, है ना, तो इसे बोलते हैं ऑपरेंड। ये कौन होता है? ऑपरेंड कहलाते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा, ऑपरेंड थ्योरी कहलाता है। ठीक है, चलिए, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कोहलर जी के द्वारा सूझ व अंतर्दृष्टि, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो सभी के मैंने सिद्धांत के नाम बताए हुए हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब अंतर हो जाता है तो हमारा समस्या, गणित की समस्या क्या हो जाती है? हल हो जाती है। ऐसे याद रखना है, अंतर करने से गणित की समस्या हल 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 से क्या याद रखेंगे? कोहलर, है ना। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत मतलब स्किन पे क्या किया गया है, स्किन पे क्या किया गया है, ऐसे याद रख सकते हैं। पावलोव जी, है ना, तो याद रखेगा, है ना, लव लव शास्त्र, लव शास्त्र याद रखेंगे, है ना, आप सभी लोग जानते हैं लव शास्त्र, ऐसे करके प्यार के सीख, ऐसे करके बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में शरीर वैज्ञानिक थे, शरीर वैज्ञानिक कौन थे? तो पावलोव जी थे, है ना। इसे शास्त्रीय वैज्ञानिक भी कहते हैं, शास्त्रीय विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं, शास्त्रीय विज्ञान के जनक या शास्त्रीय वैज्ञानिक या शरीर वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। स्किनर ने प्रयोग किया था, तो स्किनर ने दो चीजों पर प्रयोग किया था, एक चूहों पर और दूसरा इन्होंने प्रयोग किया था कहां पर? कबूतर पर प्रयोग किया था, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा पावलोव जी ने। कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? पावलोव जी ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, तो याद रखिएगा नैमित्तिक अनुबंध में क्या आता है? तो नैमित्तिक अनुबंध, है ना, ये सिद्धांत किसने दिया? पहला प्रश्न तो कभी कभी यही बन जाता है कि नैमित्तिक अधिगम, है ना, किसने दिए हुए हैं? तो याद रखना है ये जो सिद्धांत दिए हैं स्किनर महोदय ने। किसने दिए हैं? स्किनर महोदय ने ये सिद्धांत दिए है, नैमित्तिक अनुबंध, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आर.एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्होंने क्या बोला? इसी को क्या बोलते हैं? आर.एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? आर थ्योरी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, या इसी को क्या कहते हैं? आर थ्योरी भी कहते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत याद रखिएगा थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। और उसमें अधिगम, है ना, नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। तो क्या अधिगम को कहते हैं नैमित्तिक अनुगम, साहचर्य को, उद्दीपक को, इनमें से, है ना। तो नैमित्तिक अनुबंध का संबंध किससे है? इसका संबंध है पुनर्बलन से। इसका संबंध किससे है दोस्तों? पुनर्बलन से है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रीइंफोर्समेंट। इसे क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट कहते हैं, है ना। अगर व्यक्ति को पुनर्बल मिलता है तो वो कार्य के और तेजी से सीखने लग जाता है और उसमें कार्य करने की रुचि जागृत हो जाती है। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल भाई हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्या देखे गए हैं? प्रश्न देखे गए हैं, और आपको बिल्कुल वो हर एक चीज आपको क्या करेगा? मदद करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया है? तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्रभाव का नियम किसने दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आप कमेंट करके बताएंगे इसी ना, है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो चीजें आपको याद भी होते जाएंगी, क्योंकि आपने उसे आंसर भी किया, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने सर ने पूछा था उसका जवाब दिया है। तो ऐसी क्रियाएं हमें एग्जाम में क्या रहते हैं? याद रहते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा मित्रों। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अधिगम प्रक्रिया है, तो अधिगम विलोप तथा विभेदन का है, बिल्कुल है ना। विभेदन मतलब छोटे छोटे भाग में बांटना, हमने बिल्कुल पढ़ा था इसके बारे में, जिसे आंशिक प्रक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं या नियम बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़े थे क्लास में। विलोप मतलब भूल हो जाता है ना। विलोप का मतलब क्या? जैसे कोई चीजें डिलीट हो जाती है, विलोप कहलाता है। सामान्यकरण मतलब जैसे मैंने आपको घड़ा बनाना सिखाया, आप घड़ा बनाना सीख गए, प्रक्रिया है सामान्य। स्वतः पुनः प्राप्ति, स्वतः पुनः प्राप्ति मतलब ध्यान में रखिएगा अभिप्रेरणा। ये क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अभिप्रेरणा को अधिगम का सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती, सबसे अच्छा कारक। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा
अधिगम या सीखने का सबसे उत्तम कारक कौन है? तो वो अभिप्रेरणा है। इसे ध्यान में रखिएगा। तीनों ही क्या है? अधिगम की प्रक्रिया है और उक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के है ना किसने दिया? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया टॉलमेन महोदय के द्वारा क्या दिया गया है ना? अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? चिन्ह या साइन अधिगम के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम चिन्ह या साइन अधिगम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना है। भैया किसी को पीट दोगे तो वो अच्छे से कहां सीखेगा? उसके अंदर तो भय पैदा हो जाएगा, और भय पैदा हो जाएगा तो उसका जो लर्निंग है, सीखने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पीट पाट दोगे तो अच्छी बात थोड़ी ना हो। पीटने पाटने से भय पैदा हो जाता है, वो उसके पास जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो सीखेगा नहीं। सिंपल सी बात है, उस जगह पर कभी वो जाने की नहीं सोचता है। ठीक है, तो घट जाती है अधिगम। डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया क्या है ना? इससे पढ़ने में समस्या आती है। जैसे समान शब्द होते हैं, है ना? डिसलेक्सिया क्या होता है? समान शब्दों के उच्चारण में क्या होती है? बालक को समस्या होती है। समान शब्दों के उच्चारण में क्या होती है? समस्या होती है। उस बीमारी को कहते हैं क्या? डिसलेक्सिया। अर्थात एक जैसा शब्द व और ब में क्या नहीं कर पा रहा है? ये अंतर नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार की समस्याएं होती है। ठीक है, जैसे व और ब बहुत को सिनोनिम है, एकदम सिनोनिम वर्ड जैसे दिख रहा है, सिमिलर वर्ड जैसे दिख रहा है, इसलिए अंतर नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कोई भी व्याख्याता, इंग्लिश व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, इसकी क्लासेस 11 मार्च को सोमवार 3 बजे से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होने वाला है। याद रखना तारीख कब की बात कर रहा हूं मैं? 11 मार्च को। कितने बजे से? 3 बजे से। कैसे मोड में चालू होगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये चलेगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना? इंग्लिश व्याख्याता जो हमारे 20 साल के अनुभवी है ना रावत सर जी हैं, उनके द्वारा ये क्लासेस लिए जाएंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभदायक होगा। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, सर के साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा 13 मार्च से बुधवार से सुबह 8:30 बजे से हमारा क्या हो रहा है? सीजी व्यापम CGPSC छात्रावास अधीक्षक के फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जो कोई भी भाई बंधु मित्रगण जो भी जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे पास पंजीयन करा लीजिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। प्रतिदिन देखिए इसका लाभ बहुत होता है हमारे यहाँ पढ़ने से, क्योंकि प्रतिदिन हम आपको क्या कराते हैं? अभ्यास कराते हैं। निरंतर आपकी अभ्यास होती है, और अभ्यास ही सफलता का मूल कारण होता है मित्रों। तो याद रखिएगा इस बात को। डेट याद रखना है 13 मार्च और 11 मार्च। अगर जिन किसी बंधु को नंबर नहीं पता है तो इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं 7067485159। और निशुल्क MCQ प्रैक्टिस के लिए आप हमारे दर्शन एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? टेलीग्राम में क्वेश्चन अपलोड होता है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप से भी जुड़ के रहिएगा। ठीक है, आप चाहे क्लास करें ना करें, आप बिल्कुल हमारे रेगुलर MCQ प्रैक्टिस से जुड़े रहिए। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल लाभ होने वाला है आगामी समय के एग्जाम के लिए। ठीक है मित्रों, तो बने रहना है भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पावलाव के प्रयोग में भोजन है। ध्यान में रखिएगा, पावलाव जी ने 3 चीजें बताया था। एक बताया था इन्होंने क्या, है ना? एक बताया था इन्होंने क्या? अनुकूलन। एक बताया था इन्होंने क्या? अनुकूलन। अनुकूलन को क्या बोलते हैं? कंडीशनल। क्या बोलते हैं? कंडीशनल। कंडीशनल कहते हैं इसको। ठीक है, एक होता है अनुकूलन, एक होता है क्या? अनुकूलन। ठीक है, अपने प्रयोग में इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर प्रयोग किया था। इसे बोलते हैं अनकंडीशनल। इसे क्या कहा जाता है? अनकंडीशनल। अगर मैं यहां पे लिख दूंगा स्टिमुलस, क्या लिख दूं? स्टिमुलस लिख दूं, तो ये होगा क्या? उद्दीपक। ये क्या हो जाएगा? अनुकूलन उद्दीपक कहलाएगा। एक होता है अनुकूलन उद्दीपक, एक होता है क्या? अनुकूलन उद्दीपक होता है। अनुकूलन उद्दीपक का मतलब होता है स्वाभाविक होने वाला। स्वाभाविक, जैसे आपको भूख लगी है और आपके सामने खाना रख दिया जाए तो आपके, है ना, लार आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसे स्वाभाविक उद्दीपक अनुकूलन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो है ना, पावलाव जी ने कुत्ते पर जब प्रयोग किया तो कुत्ता था साथ में, है ना, भूखा कुत्ता था, दूसरा था क्या? भोजन था, और तीसरा था क्या? अपने प्रयोग में इन्होंने क्या रखा था? घंटी रखा था। तो प्रश्न पूछा जाता है इसमें कौन किसके रूप में काम कर रहे हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा जो घंटी है, घंटी है ये कंडीशनल स्टिमुलस होता है ना?
अनुकूलन उद्दीपक होता है। और जो भोजन होता है जिसे देखकर हमें अपने आप, जिसे देखकर कुत्ते को लार टपकने लग जाता है, तो वो अनुकूलन उद्दीपक होता है। और कुत्ता क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ना, अनुकूलन रिस्पॉन्ड, अनुकूलन प्रतिक्रिया कहलाता है। अनुकूलन क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो कभी देखिए, अब इसके हिसाब से आप बता सकते हैं पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है। तो भोजन क्या है दोस्तों, आप बिल्कुल इसका आसानी से क्या बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कि पावलोव के, है ना, क्या है ये, तो क्या है, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या है ये, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जिसे अनुकूलन कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा अनुबंधित उद्दीपक। अनुकूलन भी बोलते हैं, अनुबंधित भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंडीशनल का मतलब अनुबंधित शब्द भी प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पे अनुबंधित शब्द भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन। यहां से कई प्रकार, अगर अनुबंधित अनुक्रिया बोलेंगे, है ना, तो अनुबंधित क्रिया मिलेगा आपको। अनुबंधित उद्दीपक बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घंटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घंटी हो जाएगा, ध्यान में रखेगा। अधिगम है, सामाजिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, भौतिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। अधिगम सीखते तो हमारे बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, बुद्धि। और एक क्या है, एक मानसिक बुद्धि का विकास क्या कहलाता है, मानसिक क्रिया कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सक्रिय व आक्रामक अभिवृत्ति होने पर, सक्रिय का मतलब एक्टिव, एक्टिव, और है ना, आक्रामक का मतलब तेज। अगर कोई व्यक्ति एक्टिव है, फुर्तीला है, तो वो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी सीखता है। और अधिगम में कोई भी बालक की स्थिति कैसी मानी जाती है, एक्टिव स्थिति मानी जाती है, सक्रिय अवस्था माना जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें विद्यार्थी कैसे सीखता है, तो तीव्र गति से सीखता है। ठीक है, चलिए अपना आंसर कर लेंगे। अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न है तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आपका आंसर बनना चाहिए। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को कहते हैं। भाई परिणाम का ज्ञान क्या करेगा, जैसे आपने कोई कार्य किया, जैसे सिंपल सी बात है, आप क्या बना रहे हैं, आप गणित बना रहे हैं, है ना। गणित में क्या बना रहे हैं, जो कोई भी, है ना, बना रहे, जैसे सिंप्लीफिकेशन बना रहे हैं, या एलसीएम सिंप्लीफिकेशन बना रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ बना रहे हैं, और इसका क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन आ गया। इसका कहा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। धीरे धीरे ये विकास क्या हो जाने लग जाता है, तीव्र, मतलब आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे सीखना की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, रुचि, और रुचि बढ़ने से अधिगम में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक सीखने की गति में क्रमशः क्या होती है, तेजी, मंदी, सामान्य, या, है ना। तो उत्साहवर्धन ज्यादा रहता है बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जब जाते हैं। बाल्यावस्था मतलब ध्यान में रखिएगा, ये है कि आपका 6 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था मतलब 12 से 18 वर्ष। इस समय बालक 6 से 18 वर्ष के बीच में बालक नए नए चीजों को क्या करता है, सीखता है, और सीखने की जो गति होती है वो तेज होती है, स्पीड बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, गति क्या होती है, तेज होती है। चलिए अगला देखते हैं। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है, व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है, सीखना है, अधिगम है, लर्निंग है, सभी एक ही शब्द है दोस्तों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास, और सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो भाई बहुत सिंपल जवाब है इसका, सीखने की प्रक्रिया का तो क्या होता है, इसको बिल्कुल आप लोग, मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसमें, है ना, ये तो एकदम सिंपल प्रश्न हो गया है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, एक बालक गर्म स्टोव को छूता है, उससे उसका हाथ जल जाता है। ठीक है भैया, ऐसे छुआ, जल गया गर्म स्टोव को ऐसे, ठीक है, जिससे दोबारा वह स्टोव को नहीं छूता। सिंपल सी बात है, अगर आपका हाथ जला है तो दोबारा नहीं छूते। वह क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, परिपक्वता कहलाता है, कि वृद्धि कहलाता है। अगर आप सीख गए हैं कि किसी भी गर्म चीज को अगर हम छूते हैं तो हमें क्या लगेगा, हमें क्या पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, और ये कहलाता है क्या, अधिगम कहलाता है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, गर्म चीज को छूने के बाद आप दोबारा उसे नहीं छूते हैं तो वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, आपके व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन। अधिगम नहीं है, वृद्धि, परिवर्तन, बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार में परिवर्तन। तो याद रखिएगा, है ना, बिना अभ्यास, है ना। अधिगम क्या है, इसका डेफिनेशन है, अधिगम का मतलब अभ्यास या अनुभव के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो देखिए, अगर आपकी बुद्धि में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो भी अधिगम है ना। आपके, है ना,
व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो भी क्या है, अधिगम है। परंतु अगर अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम नहीं कहलाता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए, कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है। एक बालक है, जैसे कोई कविता है, चाह रहा मैं फूलों के मनवाली करके कविता, बहुत सारी कविताएं मिलेंगी, है ना। तो कविता जैसे है, कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना। तो भाई दोहराकर मतलब क्या, पुनरावृत्ति। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति भी कहते हैं। तो पुनरावृत्ति करता है तो वो इसका क्या कर रहा है, निष्पादन कर दे रहा है, दोहरा दे रहा है उस चीज को सुनकर, एज इट इज बोल दे रहा है, तो वो उसका निष्पादन या उसे पुनरावृत्ति करना कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, प्राचीन अनुबंध, जो शास्त्रीय अनुबंध है ना, उसी को प्राचीन अनुबंध कहा गया है और पावलाव जी ने यह अनुबंध दिया है। इसे और किस किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंध के नाम से भी इसे जानते हैं, या इसी को प्राचीन अनुबंध कहते हैं, है ना, या इसी को क्या कहते हैं, पारंपरिक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुबंधित अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिया जाता है? तो मैंने बात किया था कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये किसने दिया है? तो ये है ना, ये किसमें आता है आपका, कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टिमुलस जो आता है सहकालिक अनुबंध के अंतर्गत आता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। किसके अंतर्गत आता है? तो ये सहकालिक अनुबंध के अंतर्गत आता है। और ये अनुबंध का सिद्धांत जो दिया है, किसने दिया है? पावलाव जी ने दिया है। किसने दिया है? पावलाव जी के द्वारा ये सिद्धांत। तो याद रहेगा, पावलाव जी ने क्या दिया है? कंडीशनल व अनकंडीशनल, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुबंधित या अनअनुबंधित उद्दीपक। और उस उद्दीपक में कौन सा सिद्धांत आते हैं? सहकालिक अनुबंध का सिद्धांत, जिसे पावलाव जी ने दिया है। ठीक है, पावलाव ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं? तो ये तो हम लोगों ने बिल्कुल क्लास में पढ़ा है भाई, पावलाव जी ने प्रयोग किस पर किया, अभी तो थोड़ा देर पहले बताया है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई, कमेंट करिएगा कि पावलाव लिख लीजिएगा, पावलाव के सामने लिखिएगा किस पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल इसका जवाब देते हैं कमेंट के माध्यम से तो आपकी तैयारी और बेहतर बनेगी। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक कौन है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ना, स्किनर जी है। थार्नाडाइक ने कौन सा दिया था? तो ये उन्होंने, है ना। चलिए अगला देखते हैं, भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? तो भोजन, पैसा, प्रशंसा क्या है? सामाजिक पुनर्बलन है। ठीक है, तो भाई सामाजिक पैसा थोड़ी ना होता है, धनात्मक पुनर्बलन है, बिल्कुल सही, है ना। ये सबसे हमारे मन की संतुष्टि होती है, और मन की जब संतुष्टि होती है तो उसे धनात्मक पुनर्बलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, कौन से पुनर्बलन प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? है ना, याद रखिएगा, पलायन का मतलब है ना, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, मूव करता है, तो उसे कहते हैं क्या, पलायन। और पलायन कब करता है? जब उसके रहने, खाने, रोजगार आदि की, है ना, बेसिक सुविधाएं जब उनके पास नहीं होती, तो कोई व्यक्ति एक, या समस्याएं होती है, तब एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, पलायन करता है। अगर आगमन होता, धनात्मक है, मतलब क्या है, वो आगमन कर रहा है ना। कोई प्राणी अगर आगमन करते तो वो धनात्मक होता है, और पलायन करता है तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, ये कैसी अनुक्रिया है? तो ये, है ना, ऋणात्मक अनुक्रिया है। संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है, क्योंकि संस्कृत को क्या बोलते हैं, सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। तो संस्कृत सीखने के बाद अगर कोई बालक क्या सीखता है, हिंदी सीखता है, तो वो क्या होगा, उसका अंतरण होगा, अधिगम जरूर होगा, पर कैसा अधिगम होगा, है ना, धनात्मक अधिगम होगा, ठीक है, ऋणात्मक अधिगम होगा, या फिर आपका सहायक अंतरण होगा, या पूरक होगा, या उक्त सभी होगा। तो सिंपल सी बात है, एक चीज से सीखे और दूसरे को क्या बना दिया, आसान बना दिया। तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए, क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कैसा अंतरण कहलाता है, धनात्मक अंतरण कहलाता है। चलिए ठीक है, शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए प्रश्न को, ऑप्शन को देखिएगा, अधिगम को सुगम बनाने के लिए, नई सूचनाओं के अर्जन के लिए, अधिगम को उत्साही बनाने के लिए, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सभी
हमें सही लग रहा है ना, सभी हमें क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ये सभी चीजें अधिगम के अंतर्गत आता है। उत्साह भी होना जरूरी है सीखने के लिए, सुगम बनाना भी, सुगम मतलब सरल बनाना, नई नई इंफॉर्मेशन की जानकारी रखना, ये सब लर्निंग के क्या है, कारक में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करने हैं। निम्न में अधिगम नहीं है, वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान, है ना, अधिगम नहीं है। देखिए, एक होता है अधिगम का कारक और एक होता है क्या, अधिगम अधिगम के प्रभाव। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान में रखेगा। अगर बोलेगा अधिगम, है ना, अधिगम का परिणाम परिपक्वता, बिल्कुल अधिगम के प्रभाव में नहीं आता है। इससे, है ना, जो परिपक्वता का मतलब हमारा शरीर बढ़ रहा है, तो इसे हम अधिगम नहीं कहते हैं, इसे, है ना, परिपक्वता और अधिगम मैं क्लास में बता चुका हूं कि दोनों में क्या अंतर है ना। परिपक्वता कब चलता है, परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलता है और स्वतः प्रक्रिया है। अधिगम अर्जन की प्रक्रिया है और जिसे जो जीवन भर चलते रहता है। तो दोनों में काफी अंतर है, तो ये तो सही जवाब नहीं होगा। मादक पदार्थ के सेवन से ये भी अधिगम नहीं होगा। थकान से, अब भाई कोई काम करते हैं और उसका परिणाम अच्छा आता है तो हम बिल्कुल उत्साह हो जाते हैं, तो हमें उसमें क्या होता है, सीखने को मिलता है, अधिगम कहलाता है वो। परंतु यहाँ तो थकान बोल दिया, तो उक्त सभी क्या नहीं है, अधिगम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है ना। तो ध्यान में रखेगा, वातावरण अधिगम को प्रभावित करते, थकान ये बिल्कुल प्रभावित करते हैं। याद रखेगा, थक गए तो आप अच्छे से सीख पाएंगे क्या, नहीं सीख पाएंगे। प्रभावित, यहां पे प्रश्न घुमा के पूछा गया। इससे जस्ट पहले प्रश्न था अधिगम नहीं है, ये प्रश्न क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, या तो वो पॉजिटिव प्रभावित करेगा या निगेटिव प्रभावित करेगा। तो वातावरण तो पॉजिटिव देता है, सकारात्मक वातावरण बोलते हैं हम लोग। थकान व उपजाना ये, है ना, नकारात्मक होता है, प्रभावित करता है अधिगम को भी। आयु और परिपक्वता ये भी प्रभावित करता है। जब उम्र बड़ा हो जाता है तो, है ना, अल्पवयस्क की बात करेंगे तो थोड़ा कम सीखते हैं, है ना, और वयस्क जब बालक हो जाता है तो अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, स्थायी रूप से सीखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बोला है, कारक नहीं है, तो ये तीनों ही इसके क्या प्रभावित करने वाले कारक है। तो उत्तर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं। अब कोई सोच रहे, सर अभी तो आपने अधिगम, भाई थकान कोई सीखना नहीं है, पर थकान से अधिगम को क्या होता है, प्रभाव जरूर पड़ता है। आप थक गए हैं तो आप, अरे सर मत पढ़ाइए ना, थक गए हम लोग, ऐसे बोलते हैं ना क्लास में, तो ये इसे सीखेंगे क्या, आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि आपका दिमाग थका महसूस कर रहा है, तो आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे। चलिए कुछ ही प्रश्न बचे हैं। अधिगम को प्रभावशील बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है। तो याद रखिएगा, अधिगम को सबसे उत्तम तरीका क्या आता है, स्वप्रेरणा, जिसे हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अगर आपको बोलेगा सर्वाधिक प्रभावशील कारक, अगर आपको प्रश्न में कभी भी पूछेगा सर्वाधिक प्रभावशील, तो सर्वाधिक प्रभावशील होता है वो कौन होता है, अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है ना, किसके, अधिगम के लिए। इसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो आपको क्या देना है, इच्छा शक्ति, है ना। उसके बाद ऑप्शन में अगर ये नहीं रहा तो किसको देना है, इच्छा शक्ति। तो अभिप्रेरणा सबसे उत्तम कारक माना जाता है, किसका, अधिगम का, लर्निंग का। अगर ये नहीं रहा तो इच्छा शक्ति जो होता है उसका द्वितीय कारक होता है, दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक है, जैसे स्वास्थ्य का विकास, शारीरिक विकास से अधिगम की प्राप्ति होती है, लर्निंग विधि होती है, बहुत सारी विधियां होती है ना, तो वो सब उसके कारक होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा भाई, ये सभी भी अधिगम के अंतर्गत आएंगे, ये सभी भी क्या आएंगे, अधिगम के अंतर्गत आएंगे। पर इन सभी में उत्तम कौन है, तो स्वप्रेरणा, जिसे हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं, मोटिवेशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चार ही प्रश्न बचे हैं। थार्नडाइक के सीखने के नियम में नहीं है, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। सादृश्यता का नियम नहीं है। अभ्यास, परिणाम और तत्परता का नियम बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, उसकी परिभाषा किसने दी थी, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो सीखने को विकास किसने बताया है, वुडवर्थ महोदय ने बताया हुआ। याद रखिएगा, सीखना को विकास किसने बताया है, वुडवर्थ महोदय ने बताया। सीखना किससे प्रभावित होता है, आत्मा, मन, बुद्धि, सहन, अभी तो बात की प्रेरणा बोलो, स्वप्रेरणा बोलो या अभिप्रेरणा बोलो, ये सबसे ज्यादा क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है ना, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, ये तो बता चुका हूं मैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, है ना। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया है, इसी को तलरूप को क्या बोलते हैं, अव्यक्त का सिद्धांत, और क्या बोला जाता है, अव्यक्त का सिद्धांत। और ये किसने दिया है, तो टॉलमैन महोदय ने दिया है। किसने दिया है,
टॉलमैन महोदय ने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत है ना, बल है ना, बल हल चलाने के लिए क्या चाहिए, तो बल चाहिए, Cl हल महोदय ने ये सिद्धांत दिया। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर महोदय ने दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और थॉर्नडाइक के अधिगम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत, याद रखिएगा, संयोजनवाद का सिद्धांत है ना, या इसे ही क्या कहा जाता है, संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। कई बार ये चीजें बिल्कुल पूछा गया, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया जिसे कहते हैं एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। प्रयास व भूल का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सभी चीजें हमने क्लास में बता दी है और आपको बिल्कुल अच्छे से चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है। तो भैया जब डुकरा जाएंगे ना तो धीरे धीरे ही सीखेंगे, बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो अभी तो मैंने बताया कोहलर, कोहलर हल कैसे करेंगे गणित को, तो अंतर करके, हल को कैसे करेंगे गणित को, अंतर करके, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसे कहते हैं। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये हमने अभी बात किया, प्रबल, प्रबल मतलब हल चलाने के लिए प्रबल शक्ति चाहिए, तो हल महोदय ने। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, अभी तो जस्ट मैंने बताया है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। थॉर्नडाइक महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है, संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। कौन सी सीखना स्थायी है, सुनकर, अवलोकन, समझकर, रटकर। तो भैया जो जिसको समझेंगे वो हम कैसा रहता है, स्थायी रहता है। इसीलिए हम लोग क्लास में सभी चीजों को समझते हुए पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि रटना नहीं है, रटना भी जरूरी है, पर समझना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है ना। इस प्रक्रिया का पालन करना होता है। ये आज का अंतिम सवाल है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किससे, ये संपर्क से होता है। इस प्रकार अधिगम के 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि आज तक का, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अधिगम चैप्टर से प्रश्न न है ना। मिनिमम 2 प्रश्न तो देखा जाता है और 3 से 4 प्रश्न यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, सीजीटेट में तो 6 से 7 प्रश्न भी देखने को मिला है कई बार के एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान में रखेगा। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, है ना। अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हम देखिए, अभी प्रेरणा की जरूरत, मोटिवेशन की जरूरत सभी को होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की भी मोटिवेशन कमजोर होगी, और अगर हम डेली करते जाएंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो हम एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। आप हमसे हैं, हम आपसे हैं, तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ मैं ये आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।